पहाड़े को ठंडो पानी सुन कहती आहा मीठी बाणी। पहाड़ को ठंडो पानी सुन कति मीठी बाणी। पहाड़ को ठंडो पानी सुन कति मीठी बाणी। छोड़नी नी लागनी हो छोड़नी नी लागे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वाणी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह। जी हाँ, हमारी श्रृंखला पहाड़ों को ठंडो पानी का आज दूसरा एपिसोड हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। आज हम दूसरे भाग में बात करेंगे पहाड़ की उन नदियों पर जो जल स्रोतों और भूमिगत जल से ही जिनका प्रवाह आगे बढ़ता है, यानी वो नदियाँ जो पहाड़ के एक बहुत बड़े हिस्से की प्यास बुझा रही हैं, लेकिन आज उन पर संकट है जलवायु परिवर्तन का। गर्मी बढ़ने के साथ ही जल स्रोत सूख रहे हैं। आज इन नदियों पर स्थानीय लोगों की प्यास तो बुझाने का दबाव है ही, साथ ही कृषि और बढ़ते पर्यटन उद्योग की जरूरतों को पूरा करने का दबाव भी है। आज इन नदियों पर पंप करके पानी उठाया जा रहा है और उससे नीचे कोई प्रवाह बंद हो रहा है। बंद होने से नीचे बसे लोगों की खेती जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, आज व्यापार के लिए हम इन नदियों से ज्यादा पानी तो उठा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप जानते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को हो रहा है। पूरा इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, इन सब बातों में ना पड़ते हुए मैं आपको जन कवि गिरदा की कविता सुनाना चाहता हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि बोल व्यापारी फिर क्या होगा। इस कविता को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जल संसाधनों की लूट हमें और अंधकारमय भविष्य की ओर ले जा रही है। चलिए सुनते हैं पहले जन कवि गिरदा की एक कविता। एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम, एक तरफ डूबती कश्तियां, एक तरफ हो तुम, एक तरफ है सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम, और एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्यापारी। अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्यापारी। और खेल तुम्हारा तुम ही खिलाड़ी, बिछी हुई ये बिसात तुम्हारी। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो। सारा पानी चूस रहे हो, पी थोड़ी क्या रहे हो पानी। तुमने तो गजब कर दिया यारो, तुम तो चूस रहे हो पानी को, हद कर दी। कितना बड़ा पेट हो गया तुम्हारा कि वो चूसते चूसते भी तुम्हारा पेट पानी से भर नहीं पा रहा है। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो। गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मन मर्जी। जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। अब महल चौबारे बह जाएंगे, पीने को पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा। दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा। आज तो चल रही है तुम्हारी। बोल व्यापारी तब क्या होगा, दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी तब क्या होगा। आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तड़पा लो, गंगा को कीचड़ कर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा। वर्ल्ड बैंक के टोकन धारी तब क्या होगा। वर्ल्ड बैंक के टोकन धारी तब क्या होगा। योजनकारी तब क्या होगा, और नगद उधारी तब क्या होगा। नगद उधारी तब क्या होगा। एक तरफ हैं सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम, और एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। जी हाँ दोस्तों, क्या सब व्यापारी सब कुछ है? क्या पैसा ही सब कुछ है? हमारी खेती, हमारी बागवानी, हमारा पशुपालन तो इन नदियों पर ही निर्भर है। अब पर्यटन उद्योग जो इस पर पूरी तरीके से निर्भर हो चुका है।
जिस मई जून की गर्मी में इन नदियों का जल प्रवाह कम होने लगता है, क्योंकि ये भूमिगत जल से निकलती हैं। इन्हें कोई ग्लेशियर से तो पानी मिल नहीं रहा। एक तो गर्मी की वजह से जल स्तर कम, ऊपर से मई जून में बढ़ने वाला पर्यटन सीजन इन नदियों पर भारी दबाव पैदा करता है। आइए जानते हैं कि नदियों का जल स्तर कम होने के क्या कारण है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं स्थानीय पर्यावरणविद, पर्यावरण प्रेमी चंदन नयाल जी। देखिए, सर्वप्रथम इसके जो है सबसे पहले मैं ये बात कहूँगा कि इसके बहुत सारे कारण हैं। और कारण अगर मैं पहाड़ की बात करूँ या उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग पिछले कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं वनाग्नि सबसे ज़्यादा हावी उत्तराखंड के जंगलों पर हो रही है। और अधिकतर मैं बात करूँ, हमारे पास जो हिमानी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं उनको अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा जो गैर हिमानी नदियाँ हैं जो हिमालय से नहीं निकलती वो पूर्ण रूप से जंगलों पर निर्भर रहती हैं। और जंगलों पर आज हम देख रहे हैं कि वनाग्नि का बहुत बड़ा संकट है। उसी के साथ अगर हम बात करें, आज हमारे बहुत ही सारे गांव जो भूतिया गांव हम उसे कह सकते हैं, घोस्ट विलेज घोषित किए जा चुके हैं, क्योंकि उन गांवों में क्या होता था कि खेती होती थी और खेती के कारण जो है पानी मिट्टी के अंदर भूमिगत होता था और बारिश का एक पैटर्न भी था। बारिश भी जो है 8-8, 10-10, 15-15 दिन तक लगातार बारिश होती थी, झुरमुट बारिश होती थी। और हमारे जो पानी के स्रोत थे, हमारे जो धारे थे, गधेरे थे, नौले थे, वो रिचार्ज होते थे। आज हम देख रहे हैं लगातार बारिश का पैटर्न बदल रहा है और हमारे जंगलों का पैटर्न भी जो है बदल चुका है। हमारे जो चीड़ के जंगल हैं, चीड़ के जंगलों में जो बारिश होती है तो वो सीधे बहकर जो है हमारी नदियों में बाढ़ का रूप ले लेती है। तो कहीं न कहीं हम सबको इन सब चीज़ों पर सोचने की आवश्यकता है कि आज जिस प्रकार से हमारे गांव के गांव खाली हो रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे जंगल वनाग्नि की भेंट चढ़ रहे हैं, तो वो हम सबके लिए एक चिंता का विषय है, जो आज हमारे भूमिगत जल स्रोतों को रिचार्ज नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हम देखते हैं जिस जंगल में भी आग लगती है तो वहाँ हमारे जो बांज, बुरांस, खरसू, रयाज, अयार, फलियाट के जो हमारे जंगल हैं जो पानी को भूमिगत करते हैं, वो जंगल आज हमारे खत्म हो रहे हैं, वो जल रहे हैं। और उन जंगलों के कारण, उन जंगलों के नहीं होने के कारण आज हमारे भूमिगत जो जल स्रोत है वो भी कम हो रहे हैं। आज अगर हम बात करें पिछले 10 से 15 सालों की, तो हमारे नदियों की स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है और हमारे आसपास के जो जल स्रोत है उनकी भी स्थिति बड़ी दयनीय है। तो एक बड़ा चिंता का विषय होता है और इन सब चीज़ों पर हमारी सरकारों को, हम लोगों को, प्रत्येक जनमानस को जो पहाड़ से प्रेम करता है, जो पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता को समझता है, उसको इस ओर आने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी नदियों से, गधेरों से, धारों से और नौलों से हमारी संस्कृति जुड़ी है। हम हिमालय सभ्यता के लोग हैं और हम सबको इस ओर जो है समझने की और सोचने की आवश्यकता है। इसीलिए जो है आज जो है मुख्य रूप से हम सबको मिश्रित जंगल लगाने की आवश्यकता है और मिश्रित वनों को बचाने की आवश्यकता है। हम आज देख रहे हैं बहुत सारे जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे पेड़ों में सीड नहीं बन पा रहे, उनके बीज नहीं बन पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे जो नेचुरल जो फॉरेस्ट था, हमारे उत्तराखंड का जो नेचुरल फॉरेस्ट है, अगर उसी में कई प्रजातियां हमारी विलुप्त हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं जैव विविधता पर हमारा असर पड़ेगा। और जैव विविधता पर असर पड़ने का मतलब है कि हमारे पशु पक्षियों पर, हमारे जानवरों पर, मनुष्यों पर और हमारी नदियों पर जो है उसका असर पड़ेगा। दोस्तों, आप और हम ये बात तो जानने लगे हैं कि पहाड़ी नदियां अब अपना जल स्तर खो रही हैं। चलिए आपके साथ कुछ आंकड़े साझा करता हूं, तब ये स्थिति और विस्तृत तौर पर समझ आएगी। दोस्तों, उत्तराखंड में 12,000 से अधिक ग्लेशियर हैं और उत्तराखंड से 8 बड़ी नदियां निकलती हैं। उत्तराखंड में मौजूद 461 जल स्रोत ऐसे हैं जिनमें 76% से अधिक पानी उपलब्ध नहीं है, यानी कि उससे अब 24% पानी उन जल स्रोतों में है। प्रदेश में 1290 जल स्रोतों में 51 से 75% पानी सूख चुका है। राज्य में 2873 जल स्रोतों में 50% से भी कम पानी शेष है। टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर में सबसे ज्यादा पेयजल संकट है। आधी आबादी का प्यास बुझाने वाला उत्तराखंड और यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र आज खुद प्यासे हैं। उत्तराखंड में 3096 जलाशय हैं, जबकि राज्य में 725 जलाशय सूखने की कगार में है। ग्रामीण क्षेत्र में 2970 जलाशय हैं और शहरी क्षेत्र में 126 जलाशय हैं। और जब रिसर्च कर पता लगाया गया तो 2371 जलाशयों में पाया गया पानी सूखने की प्रमुख वजह प्रदूषण
और मानव बस्तियां हैं। दोस्तों, एक विस्तृत रिपोर्ट में सामने आया है कि मौजूदा समय में उत्तराखंड में 4000 ऐसे गांव हैं जो जल संकट से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 510 ऐसे जल स्रोत हैं जो अब सूखने की कगार पे हैं और सबसे ज्यादा असर अल्मोड़ा जनपद पर पड़ा है। यहाँ पर 300 से अधिक जल स्रोत सूख गए हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड में प्राकृतिक जल स्रोतों के जल स्तर में 60% से ज्यादा की कमी आई है। इन प्रमुख आंकड़ों से मैंने ये बात साबित करने की कोशिश की कि हमारे जल स्रोत आज खतरे में हैं और अभी प्रयास नहीं किया गया तो ये स्थिति और भयावह हो सकती है। दोस्तों, हमने पर्यावरण प्रेमी चंदन निहाल जी से जब पूछा कि अनियमित तरीके से होने वाली पानी की पंपिंग कैसे नुकसान पहुंचा रही है, तो उन्होंने ये कहा। देखिए, अगर हम एक अपने आसपास का परिवेश देखते हैं, अगर हम एक सोचते हैं कि एक 5 से 10 परिवारों की कोई एक आजीविका चलाने वाला कोई एक नौला है या कोई एक धारा है या कोई एक स्प्रिंग से है, तो अगर हम उसी के आसपास के पर्यावरण की या उसी के आसपास के जल प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि जिस प्रकार से लगातार आप कह रहे हैं कि होटल व्यवसायी या इन सब चीजों को जो पानी को लेकर जा रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस एरिया में, अगर वो 2 से 3 किलोमीटर का एक एरिया नदी का रहता है, अगर वहां पर हम लोग उस पानी को पंप करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा रिचार्जिंग होता है, जो हमारी आगे की जो, जैसे ये नदियां जो है काफी लंबी लंबी होती है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो कहीं ना कहीं उनका सीधा असर अगर हम उनके कैचमेंट एरिया के एरिया में से, जैसे आप मुक्तेश्वर का बता रहे हैं, तो जितनी भी वहां पर रिवर्स निकलती हैं या जितने भी गधेरे हमारे निकलते हैं, वो एक कैचमेंट एरिया के रिवर्स हैं। अगर हम कैचमेंट एरिया से ही पानी को पंप कर लेंगे, उसे ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो नीचे की रिवर है उसमें उसका सीधा असर पड़ेगा। और वो क्योंकि जब नदी बहती है तो वो पानी बहने के साथ साथ अपने भूमिगत जो है जल स्तर को भी बढ़ाती है और आसपास की जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनको भी जो है भूमिगत माध्यम से सिंचित करने का काम करती है। और ये हम सब के लिए बड़ा सोचने का विषय है। और कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे गाँव में कि ऊपर के गाँव से सब लोग पंप कर लेते हैं और नीचे के गाँव वाले प्यासे रह जाते हैं। तो ये भी बहुत जगह जो है देखने को मिलता है। तो इस पर भी जो है हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि हमें अपना परिवेश देखना है, अपने आसपास का जल प्रबंधन देखना है, तो हमको इस पर भी जो है रोक लगानी चाहिए। और वो आसपास के ही लोग कर सकते हैं जिन लोगों के आसपास इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। ये बात तो सर्वमान्य है कि अगर नदियों में पानी नहीं होगा तो सबसे ज्यादा असर हमारी खेती बागवानी के साथ ही पर्यावरण पर होगा, क्योंकि नदी जब बहती है तो वो एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है, पूरी जैव विविधता उसके साथ चलती है। अगर नदी का जलस्तर कम हुआ या वह सूखी तो एक पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है। पर्यावरण प्रेमी चंदन निहाल जी से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने ये कहा। देखिए, जिस प्रकार से आज हमारे जो नदी का जल स्तर कम हो रहा है, हमारे धारों का जल स्तर कम हो रहा है, हमारे नौले सूख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी खेती को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। जो पहाड़ के लोग आज भी अपनी खेती पर निर्भर हैं, अपने जो है पशुपालन पर निर्भर है, उन सब पर इसका बहुत ही सीधा असर पड़ रहा है। और ये हम सब के लिए सोचने का विषय है कि हमारी जो आम जनमानस है, क्योंकि सरकारें जो है अलग अलग अपनी नीतियां बनाती हैं, इस प्रकार की बनाती हैं, लेकिन सबसे पहले हम जिस प्रकार से पहाड़ के लोग हैं, हमें जंगल और पानी सबसे पहले यहाँ पर चाहिए होता है। और उसी पर आज जो है संकट मंडरा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी खेती बागवानी या फिर हम कहें पशुपालन, ये पूरी तरीके से जो है प्रभावित है। और इसका सबसे बड़ा कारण है जो आज पानी भूमिगत नहीं हो पा रहा है। वर्षा का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। जिस प्रकार से आप इस बार देख रहे हैं, इस बार जंगलों में आग बहुत कम लगी, लेकिन जो है उसका एक कारण ये भी रहा, वो तो पॉजिटिव रहा हम लोगों के लिए, लेकिन उसका एक कारण ये भी रह रहा है कि वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी है। अब आप मान के चलिए कि पिछले 10 दिनों से या 15 दिनों से लगातार जो है हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो रही है। और उसके बाद भी अभी इस बार बताया जा रहा है कि मानसून जो है 10 जून से शुरू होने वाला है, जबकि हमारा जो मानसून रहता था वो 15 जुलाई हरेले के बाद जो है हमारा मानसून होता था और जो है बहुत अच्छी बारिशें होती थी। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं जो ऋतुओं का इधर उधर होना, ये भी एक बड़ा संकेत हमको देता है कि जो जिस प्रकार से हमारे धारे नौले सूख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम सबको एक संकेत है, जलवायु परिवर्तन का सीधा संकेत है। और हम सबको इन सब चीजों पर जो है जमीनी स्तर पर आज सोचने की जरूरत है, जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, चाहे हमारी सरकारें हो या आम जनमानस हो।
अवश्य हम अपनी जो दैनिक जीवन की चीजें हैं उनको जरूर पूरा कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम आज देख रहे हैं हर घर जल नल है, या जो है हम अपने पाइपों के माध्यम से, मोटरों के माध्यम से हम अपने घर तक पानी तो ले पा रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए ये बड़ा संकट जो है हम सबको देखने को मिल सकता है। अभी भी अगर हम प्रयास करें तो अपने जल स्रोतों के जल स्तर को मौजूदा समय से थोड़ा ऊपर बढ़ाने में का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। हम कोशिश करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को अपने जल स्रोतों से दूर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधों का रोपण करें, और रोपण ही नहीं उनकी देखभाल भी करें, तो हो सकता है 2-3 साल बाद ये जल स्रोत अपना पुराना जल स्तर प्राप्त कर लें। लेकिन ये एक सामूहिक प्रयास है, ये एक लोगों के द्वारा किया गया हुआ प्रयास होना चाहिए। इस पर जब हमने बात की पर्यावरण प्रेमी चंदन न्याल जी से, तो उन्होंने ये कहा। देखिए, जैसे पिछले कुछ वर्षों से लगातार हम लोग जो चीड़ के जंगल हैं उन जंगलों के बीच में चाल खाल पोखर हम लोग बना रहे हैं, और इस प्रकार के काम सरकार भी करती है। सरकार से भी काफी पैसा आता है, चाहे ब्लॉक के माध्यम से हो, जिले के माध्यम से हो। तो गांव में कुछ ऐसे लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम किस प्रकार से अपने जंगल को अच्छा बना सकते हैं, मतलब अपने एरिया को, क्योंकि हम देखें पूरे क्षेत्र की या पूरे देश की या पूरे विश्व की हम लोग गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हम अपने क्षेत्र में कैसे इन सब चीजों को सुधार कर सकते हैं, इन सब चीजों पर किसी न किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी और उसके साथ इस प्रकार के प्रयास करने होंगे। क्योंकि इसका परिवर्तन मैंने खुद देखा है, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, और पिछले 10 सालों में हमने इसका परिवर्तन देखा है कि हमारे स्रोतों में जिनमें 6 महीने पानी रहता था उनमें 12 महीने पानी अब रहने लगा है। कहीं ना कहीं वहाँ की बायोडाइवर्सिटी में परिवर्तन हुआ है, वहाँ पौधे खुद से उगने लगे हैं। तो ये एक परिवर्तन होता है, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। आज पहाड़ों में सरकार जो है फंड अच्छा खासा दे रही है, और उस फंड को सही तरीके से सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, ये पोखर परंपरा कोई अब की नहीं है, ये पुरानी हमारी बुजुर्गों की परंपरा रही है। जब कृषि और खेती और पशुपालन पर गांव के लोग निर्भर हुआ करते थे, तो वो लोग जंगल में जाते थे और बड़े बड़े पोखर बनाते थे ताकि गाय बच्चों को पानी मिल सके। पर उनका उद्देश्य ये नहीं था कि पानी भी रिचार्ज हो, लेकिन उससे पानी रिचार्ज होता था। वो बड़ी पोखर परंपरा थी। आज भी कई सारे गांवों में हम लोग देखते हैं पोखर, पोखरी, ताल, खाल करके जो है गांव के नाम या तोकों के नाम रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उस वक्त वहां जो है पोखर होते थे, तालाब होते थे, खाल होते थे। तो आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज जो है बारिश के सिर्फ देखिए और कोई पानी का हमारे पास सोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बारिश है। और बारिश के पानी को हम कैसे भूमिगत कर सकते हैं, चाहे हम खेती करें, हम जो हमारे बंजर खेत हैं आज हम उनको आबाद करने की आवश्यकता है। हम चाहे उनमें कुछ ना करें, लेकिन उनमें कुछ ऐसी फसल लगा दें जो हमें 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद सिर्फ काटने को मिले, या बागवानी हम लोग कर सकते हैं। तो जब तक हमारे खेत आबाद रहेंगे पहाड़ों में, तो पानी भूमिगत होगा। हमारे खेत बंजर हो जाएंगे तो पानी सीधे बह के जो है नदियों में चला जाएगा, बाढ़ का रूप ले लेगा। तो मेरा सभी से निवेदन भी रहेगा कि अपने जंगलों को बचाने के लिए, अपने जो है जल स्तर को बढ़ाने के लिए खेती बागवानी को जो है आज बढ़ावा दें। और मुझे विश्वास भी है क्योंकि बहुत सारे युवा आज जो है इस दिशा में काम करने के लिए उत्साहित हैं, उनको एक दिशा देने की आवश्यकता है। और बहुत सारे युवा हमारे पास भी आते हैं कि इन सब चीज़ों पर कैसे हम लोग काम कर सके। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पर और अच्छा जो है वर्क हो सकता है। दोस्तों, हमारी श्रृंखला पहाड़ों को ठंडो पानी आप लोगों के बीच चल रही है। उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आ रही होगी। हमारा प्रयास है कि हम लोगों तक यह जन जागरूकता लेकर आएं कि हमारे जो जल स्रोत धीरे धीरे अपना जल स्तर खो रहे हैं, हम सार्वजनिक तौर पर सब लोग मिलकर अपने छोटे छोटे प्रयासों से इन्हें इनका पुराना जल स्तर वापस दें। हमारी कोशिशें हों कि हमारे स्रोत, हमारी जो छोटी छोटी नदियां हैं, पहाड़ी नदियां हैं, वो अपने प्रवाह को बनाए रख सकें और उन नदियों में होने वाले मछलियाँ, मेढक, तितलियाँ, ये सब जीवन आगे बढ़े। हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी इन नदियों में खेल सके, देख सकें और इन नदियों से मिलने वाला पानी पी सकें। अभी के लिए अपने रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियों पर। अभी के लिए अपने रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। पहाड़े को ठंडो